क्या हो गया? स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर क्या हमारा आसान चैप्टर है, अवर इन्वायरमेंट। तो ज्यादातर अवर इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज इन्वायरमेंट? क्या बोलेंगे इसको हम? क्या होगा इन्वायरमेंट? क्या चीज? एवरीथिंग या एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। तो कौन से कंपोनेंट होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। क्या चीज? क्या कह रहे हो? अच्छा, तो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बताओ? बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट। तो इससे एग्जाम्पल कौन से हो जाएगा? बायोटिक मतलब लिविंग। तो लिविंग का एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? कोई एग्जाम्पल? जैसे कि सबसे छोटे से लेते हैं तो क्या हो गया? माइक्रोब्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, एनिमल्स, सारे किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट में कौन से आएंगे? नॉन लिविंग आएंगे। जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आ गया? जो नेचुरली हो लेकिन क्या है? नॉन लिविंग हो। जैसे क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, प्रेशर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। जैसे क्या हो गया हमारा? एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और क्या हो सकता है? लाइट हो सकता है, और क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो गया, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अरे बताओ, इसके अलावा कोई और चीज? प्रेशर हो गया। ये सब क्या है? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है। इकोसिस्टम की अगर बात करें, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल इंटरेक्शन, ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? फंक्शनल रिलेशनशिप होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक का क्या होगा? फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप, या क्या बोल सकते हैं इसका? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किसका होगा? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो कॉइन किसने किया था? डिस्कवर किसने किया था? टांसले। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? आर्थर टांसले ने किया था। ठीक है, इकोलॉजी किसको बोलते हैं? व्हाट इज इकोलॉजी? एक सब्जेक्ट भी है ना, इकोलॉजी किसको बोलते हैं? इकोलॉजी, इकोसिस्टम। और इसके अलावा कोई और? ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी किसने डिस्कवर किया था पता है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अगर इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो किसको बोलते हैं? इकोलॉजी। और बायोम किसको बोलते हैं पता है? बायोम, बायोम, बायोम। जो इकोसिस्टम होता है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तो इकोसिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम का नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होगा, बताओ नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, और क्या हो सकता है, लेक्स हो सकते हैं, पॉन्ड हो गया, और डेजर्ट हो गया, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर बात करें, आर्टिफिशियल तो कौन कौन से हो सकते हैं आर्टिफिशियल, सबसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्वेरियम हो गया, और क्या हो सकता है, जू हो गया, पार्क हो गया, गार्डन हो गया, और इसके अलावा गार्डन के अलावा और क्रॉप फील्ड, ये सब क्या है हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, अगर इन सब में बताएं सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, नेचुरल इकोसिस्टम तो कौन सा होगा हमारा, होगा, ठीक है। और मेन अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा हो जाएगा, हमारे क्रॉप। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। किसने वर्ड दिया, टेंसली ने दिया था। इससे फंक्शनल रिलेशनशिप, ये इंटरेक्शन किसका होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का होता है। और इसके अंदर कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो मेनली हम किसके अंदर बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इकोलॉजी का कौन था, रामदेव मिश्र तो इंडियन थे। अलेक्जेंडर वॉल्ट, अगर फादर ऑफ इकोलॉजी बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, ठीक है। ये फादर क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। और इंडियन की अगर बात कर रहे हैं तो कौन से हैं वो, रामदेव मिश्रा, ठीक है। ये कौन से हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। और वर्ड किसने दिया था, जो वर्ड इकोलॉजी दिया था वो किसने दिया था, इकोलॉजी वर्ड जो दिया था वो दिया था रीटर ने दिया था, ठीक है। जो वर्ड कॉइन किया था किसने किया था, रीटर ने किया था। और फादर ऑफ इकोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट है। और इंडियन की अगर बात कर रहे हैं तो कौन है, रामदेव मिश्रा है, ठीक है। तो अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात कर रहे हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अगर इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात कर रहे हैं तो पहला कौन सा होता है, प्रोड्यूसर्स होंगे। अब प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हाट इज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर बोलेंगे ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं। इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट आ जाएंगे, सारे प्लांट नहीं होते हैं तो हमने क्या बोल दिया, ग्रीन प्लांट। इसके अलावा एल्गी हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर वो जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन किसको बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, कौन सा, फाइटोप्लैंक्टन का क्या मतलब होता है, मेजर प्रोड्यूसर। एक्चुअल डेफिनेशन बताओ।
एग्जाम्पल बताओ। तो फाइटोप्लैंक्टन का क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट को क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं किसके ऊपर, डेट फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और ये वाटर के सरफेस पे फ्रीली मूव करते रहते हैं, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। और दूसरा होता है जू प्लैंक्टन। जू मतलब क्या होता है, एनिमल। तो वो एनिमल जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन। और ये दोनों देखने को कहाँ मिलेंगे, वाटर के अंदर। ठीक है, तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक चीज होगी जो अपने आप लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा, वो सब कहाँ मिलेगा, हमारे वाटर के अंदर। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन हो गया। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर सारे ग्रीन प्लांट भी हो सकते हैं और फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, कंज्यूमर। कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर सकते हैं या उसके ऊपर फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। और कंज्यूमर के कितने टाइप्स होते हैं, कंज्यूमर अलग अलग भी हो सकते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा किसके ऊपर फीड करेगा, कंज्यूमर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या, ऑर्गेनिज्म विच फीड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। और प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे, बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर किसको फीड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर किसको फीड करेगा, प्रोड्यूसर को। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसको फीड करेगा, प्रोड्यूसर को। ठीक है, और प्रोड्यूसर हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है, हर्बीवोर्स हो गए। और सेकेंडरी कंज्यूमर किसको फीड करेगा, फीड किसको फीड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अलावा टर्शियरी भी हो सकते हैं। अगर हमने लास्ट की बात करी, टॉप कंज्यूमर किसको बोल देंगे, टॉप कंज्यूमर क्या होता है, मतलब जिसका हाईएस्ट लेवल होगा और इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप कंज्यूमर बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे कि हम ही हैं, पहले तो ह्यूमन हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होगा, सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद टॉप कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर के बाद एक लास्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स किसके ऊपर फीड करते हैं, डीकंपोजर्स किसको फीड करेगा, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जो फीड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये किसके ऊपर फीड करेगा, फीड डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजर्स बोलेंगे। डीकंपोजर्स के मेन एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बताओ, बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, मेन डीकंपोजर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और क्या है, फंजाई क्या है, मेन डीकंपोजर्स की तरह काम करते हैं। अगर पूरा चार्ट की बात करें इकोसिस्टम की, तो कैसे क्या बना सकते हैं हम, अगर इकोसिस्टम को पूरे चार्ट के फॉर्म में, इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, कौन कौन से पार्ट हैं, एक मान लो कि यहाँ पे क्या है, नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल,
नेचुरल भी दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक कौन सा हो गया हमारा, मान लो एक्वेटिक हो गया, और एक टेरेस्ट्रियल हो गया। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में कौन कौन से हो सकते हैं? एक्वेटिक में पानी वाले में भी तो दो होते हैं, एक फ्रेश वाटर वाले और एक मरीन वाटर। ठीक है, मरीन वाटर वाले। और टेरेस्ट्रियल में मतलब जमीन वाले जो जानवर होते हैं उसके भी 3 इकोसिस्टम हो सकते हैं अलग अलग। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो ग्रासलैंड पे है, ग्रासलैंड, उसके अलावा फॉरेस्ट, उसके अलावा कौन सा हो सकता है? डेजर्ट। ठीक है, इसके बताओ। फ्रेश वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लैंटिक और एक होता है लॉटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम 2 पार्ट में है, एक तो पानी वाला और एक जमीन वाला। जमीन वाले को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रासलैंड है, ये पूरा फॉरेस्ट है, ये क्या है? डेजर्ट है। ठीक है, और फ्रेश वाटर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कौन सा होता है? लैटिक और एक होता है लॉन्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? लैंटिक का मतलब लैंटिक है ये, ठीक है। लैंटिक का मतलब होता है कौन सा वाटर? स्टैंडिंग वाटर, जो पानी क्या है? ठहरा हुआ है। जैसे कि लेक है, पॉन्ड है और ये एक्वेरियम है, तो वहां पे क्या है? पानी एक जगह ठहरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंटिक बोलेंगे। और लॉन्टिक इसको बोलते हैं जो पानी रनिंग वाटर होता है, जैसे रिवर हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, यहाँ पे क्या होता है? पानी फ्लो करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्टिक बोलते हैं। और मरीन मतलब जो सॉल्टी वाटर है उसको क्या बोलेंगे? मरीन बोलेंगे। ठीक है, और आर्टिफिशियल के अंदर कोई दूसरा, आर्टिफिशियल के अंदर मतलब एक्वेरियम हो गया, ये सब हो गया, उसका फर्दर डिवीजन नहीं है। तो इकोसिस्टम के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल और इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल में। नेचुरल में भी कौन से हो सकते हैं? और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल हो गया, और एक्वेटिक में भी कौन से? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। इसके अलावा और कौन सा है इसके अंदर टॉपिक? फूड चेन। तो फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस की अगर बात करें फूड चेन और फूड वेब में, तो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। एक लीनियर सीक्वेंस होगा। फूड चेन में क्या होगा? एक लीनियर सीक्वेंस होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है, एक साइकिल चलेगी। और फूड वेब में क्या डिफरेंस होगा? फूड वेब में क्या? ऑल्टरनेट सीक्वेंस होता है, कोई एक फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है कि यही ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही फीड करेगा, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को भी फीड कर सकता है। तो पहला डिफरेंस क्या है? इसके अंदर लीनियर सीक्वेंस होगी, उसके अंदर ऑल्टरनेट सीक्वेंस होगी। इसके अंदर एनर्जी जो फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके अंदर एनर्जी जो फ्लो होगी वो यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल किसी भी तरह से भी फ्लो कर सकती है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होगा फूड चेन में? एनर्जी फ्लो इसके अंदर क्या है? सीक्वेंस वाइज है, इसके अंदर क्या है? ऑल्टरनेट है। उसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है तीसरा फूड चेन में? फूड चेन के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होंगे या ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा लिमिटेड में होंगे। जो फूड चेन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड कर रहे हैं वो मिनिमम कितने होंगे? 3, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 या 6 हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा? लिमिटेड अमाउंट में ही ऑर्गेनिज्म रहेंगे। किसके अंदर? फूड चेन के अंदर। और फूड वेब के अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। मेन डिफरेंस ये है। तो फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही फीड कर रहा है और किसी अदर ऑर्गेनिज्म को फीड नहीं कर रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसके अंदर एनर्जी फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल में, और फूड वेब में क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म में एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है फूड चेन और फूड वेब में? 3 मेजर डिफरेंस है अगर बात करें मेजर डिफरेंस की फूड चेन और फूड वेब में। फूड चेन और
फूड वेब, ठीक है। यहां पे पहला डिफरेंस क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, और यहां पे क्या होगा, ऑल्टरनेट फ्लो ऑफ क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगी। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, यहां पे क्या है, ऑल्टरनेट फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, ऑलवेज लिमिटेड होंगे, ठीक है। जो फूड चेन होता है उसके अंदर नॉर्मल जो होते हैं उसके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, 3 से लेके 4 होते हैं मेनली। किसी किसी केस में 5 से 6 भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे मतलब कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मिनिमम तो 3 होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 से लेके 6 भी हो सकते हैं, वो किसी केस में होता है। इसके अंदर कितने होंगे ऑर्गेनिज्म, करीब 5 से ज्यादा ही होंगे, मोर देन 5 से ज्यादा ही होंगे, मोर देन 5 होंगे ऑर्गेनिज्म। तीसरा डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर, और क्या डिफरेंस हो सकता है, अरे यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कर रहा है या अल्टरनेट फ्लो ऑफ एनर्जी कर रहा है। इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो ऑर्गेनिज्म जो लिमिटेड अमाउंट में है, इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और तीसरा चीज क्या हो सकता है, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है, अगर डेफिनेशन की अगर बात कर रहे हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स थोड़ी लिख देंगे। और क्या हो सकता है, फूड चेन की डेफिनेशन क्या होती है, फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन क्या होगी, फूड चेन की डेफिनेशन होती है, इट क्या लिखेंगे, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है किसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। और फूड वेब किसको बोलेंगे, बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। तो फूड वेब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेवरल फूड चेन आर इंटर लिंक टुगेदर इज कॉल्ड फूड वेब। तो बहुत सारे फूड चेन आपस में जब मिल रहे हैं तो क्या बनाएगा, फूड वेब बनाएगा। डिफरेंस पूछ लेता है मेनली, तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। और इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, इसके अंदर क्या होगा, बाई डायरेक्शनल या अल्टरनेट फॉर्म फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ट्रॉफिक लेवल किसको बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के अंदर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम कर रहा है, मान लो ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, मान लो क्या हो गया, स्नेक हो गया, और स्नेक को कंज्यूम कौन कर रहा है, ईगल हो गया। तो इसके अंदर जो भी लेवल है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। मतलब एक सीक्वेंस वाइज जो फूड चेन की एक जो सीक्वेंस होगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। तो इसमें पहला ट्रॉफिक लेवल किसका होगा, पहला ट्रॉफिक लेवल किसका होगा, पहला ट्रॉफिक लेवल होगा प्रोड्यूसर का, दूसरा कौन सा होगा, ये होगा, और तीसरा किसका होगा, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल किसको बोलते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ फूड चेन को, फूड चेन की जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, तो ट्रॉफ आ रहा है ना, ट्रॉफिक लेवल मतलब फूड चेन की जो लेवल होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, है।
हाँ, ट्रॉफिक पोजीशन, फूड की पोजीशन को ही हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। एक 10% लॉ है इसके अंदर, वो क्या कहता है, 10% लॉ, 10% लॉ है ना इसके अंदर। ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में फूड चेन, फूड वेब, एक ये क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, और क्या पूछ लेता है, 10% लॉ। 10% लॉ का एक ज्यादातर एक क्वेश्चन रहते ही हमेशा। तो 10% लॉ का क्या मतलब है, व्हाट इज 10% लॉ? क्या 10% लॉ? सबसे पहले दिया किसने था 10% लॉ? कब दिया था? नाइनटीन 1942 में दिया था। 1942 में लिंडमैन ने क्या दिया था, 10% लॉ दिया था। और ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ का मतलब क्या है? मतलब कोई भी सक्सेसिव लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो सिर्फ कितनी परसेंट होगी, 10% होगी। लेकिन जब प्रोड्यूसर अपना खाना बनाते हैं तो लाइट की कितनी परसेंट एनर्जी यूज करते हैं? अरे कि मान लो कि यहाँ पे सन है, कितना, यहां से जो हीट लाइट पड़ रही है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, तो इसके अंदर कितना परसेंट एनर्जी यूज करेगा सन की, कितना, सिर्फ 1%। ठीक है, तो कोई भी प्लांट अपना खाना जब बना रहा है किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, तो उसकी एनर्जी कितनी परसेंट यूज करेगा, सिर्फ 1% ही एनर्जी यूज करेगा। और बाकी के मान लो कि प्लांट हो गया, तो यहाँ पे कोई सी भी चीज हो गया, गोट हो गया मान लो, और यहाँ पे लॉइन हो गया, तो इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कितने होगी, सिर्फ 10% होगी। और बाकी के जो 90% एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी इसके अंदर ट्रॉफिक लेवल में, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो 10% लॉ क्या कहता है कि हर लेवल के अंदर, अगर लेवल की अगर बात कर रहे हैं तो लेवल मतलब इस टाइप का लेवल जो है, मान लो कि यहाँ इसके अंदर 1000 किलो जूल है, तो अगले वाले लेवल पे कितना परसेंट एनर्जी जाएगी, कितनी जाएगी, 10% जाएगी, मतलब 100 जाएगी, और ऊपर वाली लेवल पे जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो यही क्या कहता है कि जितने भी लेवल ऊपर जाते रहेंगे उतने ही क्या होगा, एनर्जी कम होती रहेगी। सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी जाएगी, सिर्फ 10% ही जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एनवायरमेंट के अंदर, प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो बाकी के क्या होंगे, लेवल्स भी नहीं होंगे। तो ट्रैफिक लेवल की अगर बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक लेवल में कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो ट्रैफिक लेवल होता है हमेशा किसका होगा, ट्रैफिक लेवल जो पहला होगा हमेशा किसका होगा, ट्रैफिक लेवल में जो पहला लेवल हमेशा जो ऑक्युपाई करेगा वो कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो प्रोड्यूसर हमेशा कौन सा लेवल ऑक्युपाई करता है, ऑलवेज फर्स्ट ट्रैफिक लेवल। और सेकंड ट्रैफिक लेवल को कौन ऑक्युपाई करेगा, हर्बीवोर्स करेगा। ठीक है, कोई भी हर्बीवोर्स है हमेशा उसका ट्रैफिक लेवल क्या होगा, सेकंड होगा। और टर्शियरी किसका होगा, ट्रैफिक लेवल 2 किसका होगा, 3 कार्निवोर्स का होगा। और हमेशा लास्ट वाला किसका होता है, डीकंपोजर्स का। ठीक है, डीकंपोजर्स का ट्रैफिक लेवल लास्ट ही होगा। तो जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना ही ट्रैफिक लेवल क्या होगा, कम होते चले आएगा। मान लो कि ये क्वेश्चन दिया है ऐसे, बताइए ये कौन सा हो गया, 5 4 3 2 और 1। तो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल में कितनी परसेंट एनर्जी होगी, कितने किलो जूल होंगे, फर्स्ट और सेकंड ट्रैफिक लेवल में कितने किलो जूल एनर्जी होगी। अरे यार ऐड होता रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 100,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ट्रैफिक लेवल कम होगा उतना ही उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना ट्रैफिक लेवल ऊपर जाता रहेगा उतना ही एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो ठीक है, ये 10% लॉ इतना सा है। उसके अलावा एक है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड किसको बोलते हैं, इस शेप को ही हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या है, किसी भी हम ट्रैफिक लेवल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से, किसी भी ट्रैफिक लेवल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से
हम उसको क्या करते हैं, नापते हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। है इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का ही मतलब क्या है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हर ट्रॉफिक लेवल को हम अलग अलग चीजों से बांटते हैं। तो कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो इकोलॉजिकल पिरामिड कौन कौन से होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कितने होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड को किसने दिया था, पहले तो ये होता चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और इसी वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? इकोलॉजिकल पिरामिड दिया किसने था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और चार्ल्स एल्टन ने जब दिया था तो इसी की वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड का दूसरा नाम है एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं। और एल्टोनियन पिरामिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा कौन सा है? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर मतलब ये बता रहा है कि जो भी ट्रॉफिक लेवल पहले पे होगा उसका हमेशा नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल जैसे ये है बहुत सारे, तो जितने भी नंबर, ये बता रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड, ये बताता है कि जो ट्रॉफिक लेवल 1 होगा इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ही अगर कम हो गए तो कार्निवोर्स या हर्बिवोर्स उसको क्या कहें, प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा ट्रॉफिक लेवल में कौन सा हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएंगे। और आगे जैसे मान लो कि हर्बिवोर्स हो गए, यहाँ पे कार्निवोर्स हो गया और यहाँ पे ओमनिवोर्स हो गया। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। और इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इरेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इकोलॉजिकल पिरामिड इस टाइप का भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड पिरामिड को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर में अगर इस टाइप का है तो इसको इरेक्ट बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे? इन्वर्टेड बोलेंगे। तो इन्वर्टेड को किस नाम से बोलते हैं? एक नाम है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं इसको। अब पैरासिटिक फूड चेन का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने ये बताया है कि जितना ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा होगा उतना ही ट्रॉफिक लेवल उसका ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लो कि एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे क्या है? बर्ड्स हैं, ठीक है। और बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे क्या है? पैरासाइट्स हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर बात कर रहे हैं तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? इरेक्ट हो सकता है, मतलब इस टाइप का भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? इन्वर्टेड, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इस टाइप का भी हो सकता है और किसी कंडीशन में इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत सारे बर्ड्स की बहुत सारे पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक चीज पे बहुत सारे हैं, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। और दूसरा क्या होता है? बायोमास का क्या मतलब होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास किसको बोलते हैं? बायोमास मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब क्या होगा? बायोमास का मतलब होगा वेट, ठीक है। तो फॉरेस्ट के अंदर जितना ट्रॉफिक लेवल कम होगा, मतलब इस टाइप का जो ट्रॉफिक लेवल होगा किसी भी फॉरेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा ट्रॉफिक लेवल 1 में, तो उसका सबसे ज्यादा क्या होगा? बायोमास होगा, सबसे ज्यादा वेट भी उसी का होगा। जैसे अगर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? प्रोड्यूसर। ऐसे ही फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा भी क्या पाए जाएंगे? प्रोड्यूसर ही पाए जाएंगे। उसका भी सबसे ज्यादा क्या होगा? बायोमास होगा, मतलब उसका वेट ज्यादा होगा। जो ऑर्गेनिज्म जितना ट्रॉफिक लेवल कम होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? बायोमास होगा, मतलब उसका वेट होगा। तो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? सबसे ज्यादा वेट पेड़ों का ही तो होगा, तो पेड़ का होगा। और पेड़ के अलावा ऐसे ही ऊपर जितना जाएंगे उतना ही उसका बायोमास क्या होता है? कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर
अगर प्लांट के ये तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल वाला हो गया, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक सिस्टम के, तो इसके अंदर क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर एक्वेटिक सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस टाइप का पिरामिड दिखाने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से पिरामिड होंगे, इसके एग्जाम्पल बताओ कोई सा। यहाँ पे कौन सा होगा, अगर एक्वेटिक सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं बायोमास में, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन सा आएगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर है मतलब प्लांट, प्लांट का सबसे ज्यादा क्या है, वेट है। और यहाँ पे क्या है, तो इन्वर्टेड में कौन सा आएगा, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, जूप्लैंक्टन का आएगा, फिर जूप्लैंक्टन के बाद कौन सा आएगा, फिशिस का आएगा, और फिश के बाद क्या हो जाएगा, लार्ज फिश का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर कैसा हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। और ऐसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास भी कैसा हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड। इसको इरेक्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। और जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कैसा होगा, ये दोनों हो सकता है क्या। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा, इरेक्ट ही होगा, क्योंकि उसको क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करनी है। अगर ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे मान लो क्या है, 10 जूल है, तो ऊपर जाके सिर्फ कितने ही जूल एनर्जी मिलेगी, उसको 1 जूल मिलेगी। तो क्या कर रहा है वो, हमेशा उसकी एनर्जी कम ही होनी है, ना कि बढ़नी है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर में कैसा हो सकता है ग्राफ, इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। और बायोमास में भी इरेक्ट हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमेशा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज कैसा होगा, इरेक्ट ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है इसके अंदर, ओजोन लेयर का है, ओजोन। ठीक है, ओजोन का बताओ, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। इसी के वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जो O3 है वो किस लेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर है टोटल, एटमॉस्फेरिक लेयर कितनी है, जैसे अर्थ है तो अर्थ के ऊपर कितनी लेयर है टोटल, 5 है। पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, वो एटमॉस्फेरिक लेवल पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। पहला लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरा कौन सा है, मीजोस्फेयर। और चौथा कौन सा है, थर्मोस्फेयर। ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लाउड कहां बनते हैं, किस पे, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है इस किस लेयर में बनेगी क्लाउड, बताओ। क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, और सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है इसमें, कौन सी है, सबसे हॉटेस्ट तो थर्मोस्फेयर है। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सी है, सबसे कोल्डेस्ट है मीजोस्फेयर। ये कौन सी है, कोल्डेस्ट। ठीक है, ओजोन लेयर कहां बनेगी, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में बनेगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ओजोन लेयर का प्रेजेंट कहां पे होता है, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होता है। ओजोन लेयर को जो थिकनेस होती है उसको किस चीज में नापते हैं, कौन सी यूनिट में नापते हैं, ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसको किस में नापते हैं, थिकनेस measured
मेजर्ड इन कौन सा यूनिट होता है? डॉप्सन यूनिट, ठीक है। और जो ओजोन लेयर होती है वो किसको ब्लॉक करती है? कौन सी रेस को? यूवी रेस को, ठीक है, यूवी रेस को। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को? कौन सा केमिकल होता है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है सबसे ज्यादा? कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है? CFCs होती है। और CFCs देखने को ज्यादातर हमें कहां पे मिलता है? ये कूलिंग एजेंट होता है, ये कूलिंग एजेंट जो किसमें देखने को मिलता है? पहले किसमें पाए जाते थे? ये रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज होते हैं उसके अंदर ये कूलिंग एजेंट बहुत ज्यादा पाया जाता था। लेकिन इसके अलावा इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया है इसको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग और उसके अंदर ये आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, वार्मिंग का मतलब गर्म हो रहा है। क्या गर्म हो रहा है? हमारे अर्थ गर्म हो रही है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है तो हमारे अर्थ के ऊपर किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो भी सन की जो रेज है, सन की जो रेज पड़ रही है तो इसको ट्रैप कौन करता है? अर्थ के लेयर पे जो भी हीट एनर्जी आ रही है तो उसको ट्रैप कौन करेगा? ओजोन, ओजोन लेयर थोड़ी करता है। अर्थ के ऊपर जो भी हीट एनर्जी पड़ रही है तो उसको ट्रैप कौन करता है? कौन सा? कौन सी लेयर करती है? कौन सी गैस करती है? ओजोन लेयर या ग्रीन गैस? ओजोन कौन सी गैस बोलते हैं उसको? ग्रीन हाउस गैस। उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ग्रीन हाउस गैस को ही क्या करती है? ये क्या करता है? इसको ट्रैप करता है। मतलब जो भी एनर्जी आ रही है तो उसको ट्रैप कौन करेगा? ग्रीन हाउस गैस करेगी। और ग्रीन हाउस गैस किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन से कंपोनेंट है? CO2 है। और ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है? ये क्या है? CH4 किसको बोलते हैं? मीथेन। और वाटर वेपर भी होता है। उसके अलावा और क्या होता है? N2O। N2O का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स और N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये कौन सा हो गया हमारा? वाटर वेपर हो गए। और ये क्या है हमारा? मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड से। मेजर कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? जो सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट क्या है ग्रीन हाउस गैस के अंदर? बताओ। मेजर जो कंपोनेंट है वो है CO2, ठीक है। जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है हमारा? मेजर जो कंपोनेंट है वो है हमारा CO2। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब होता है तो किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा? CO2 का ही कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और जहां पे CO2 ज्यादा होगी वहां पे टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा तो क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे अर्थ के ऊपर एक ट्रोपोस्फेयर लेयर में एक लेयर प्रेजेंट है, एक गैस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस लेयर बोलते हैं या ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और इसका क्या क्या काम होता है? जो हमारे हीट जो है, सन की जो हीट है, इंफ्रारेड जो है, उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। जब ये कम हो जाती है तो मतलब CO2 का कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो गया तो ये हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो सारी हीट सन से कहां पे आके आ जाएगी? अर्थ के ऊपर,
ठीक है, जैसे हम गर्मियों में अगर कोई ऐसा कपड़ा पहन लेना जो बहुत ज्यादा कलरफुल हो तो सारी हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर लाइट कपड़ा पहनेंगे तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर मेजर जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। उसका क्या मतलब होता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन अभी सबको जहाँ चलिए, वरना तो 10 मिनट का ही है, उससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ता चले जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, किस चीज का बढ़ेगा, बायोमैग्निफिकेशन में किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ता चले जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। बायोमैग्निफिकेशन में किस चीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता चले जाएगा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ता चले जाएगा। तो इसके अंदर किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ये कौन कौन से हो सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है, एक DDT, ये बुक में दिया हुआ है। DDT की फुल फॉर्म क्या है, DDT की फुल फॉर्म क्या है, DDT की फुल फॉर्म क्या है, पिछले बार शायद पूछ लिया था DDT की फुल फॉर्म क्या है, कोई तो बताओ क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का मतलब क्या होता है, DDT होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में ये इकोसिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन लेवल किसका बढ़ता चले आ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एक एग्जांपल कौन सा है, DDT है। और DDT क्या है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था ये DDT क्या है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। तो ये क्या है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो जो भी मतलब प्लांट के लिए हम दवाइयां छिड़कते हैं ना, तो वो क्या है, एक इंसेक्टिसाइड था DDT। और इस प्लांट के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म आके बैठा तो वो किसके अंदर चला गया, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चला गया, DDT चला गया। और फिर उसको जिसने कंज्यूम किया फिर उसके अंदर चला गया। और फिर जो भी इसको कंज्यूम करता रहेगा हायर ट्रॉफिक लेवल पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो सबसे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल के कंसंट्रेशन किसमें होगा, जो टॉप कंज्यूमर होंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा यह क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन का लेवल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन का लेवल सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, टॉप कंज्यूमर के ऊपर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, ये बायोमैग्निफिकेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ता है, ज्यादातर जो हमने बर्ड्स जो है ना उनके ऑर्गेनिज्म, जैसे ईगल वीगल है ना, तो उनका इनडायरेक्टली किसकी वजह से जो कम हुई है, ये DDT की वजह से कम हुई है बायोमैग्निफिकेशन में। क्योंकि सबसे पहले ये किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.2 होता है बस, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। अगर ये पानी के अंदर है तो कितना होगा, 0.2 होता है। और इसी पानी के अंदर किसी फाइटोप्लैंक्टन के अंदर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को फीड करते रहेंगे उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, मान लो कि 5 ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या है, 5 चीजें हैं। पहले किसने कंज्यूम किया, इसने, फिर दोबारा उसी चीज को दूसरे ने कंज्यूम किया। एक ट्रॉफिक लेवल जितना ऊपर बढ़ता रहेगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता चले जाएगा। और ज्यादातर ये देखने को किसमें मिलता है, बर्ड्स में।
बर्ड्स की जो फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है वो किसकी वजह से खत्म हो चुकी है? DDT की वजह से ही, ठीक है। और ये किसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है? बर्ड्स के शेल के ऊपर। एग का जो शेल होता है उसके ऊपर क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। इसके अलावा और कौन सा है इसके अंदर? बायोमैग्निफिकेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, ओजोन वाला हो गया, और लास्ट इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल किसको बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सिंपल ब्रेक डाउन में टूट जाए, किसकी मदद से? विद द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स की मदद से। जो चीज फाइनली क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, ये टूट जाए सिंपल सब्सटेंस में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। और DDT के अलावा कोई और एग्जांपल हो सकता है क्या बायोमैग्निफिकेशन में? बायोमैग्निफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का दूसरा नाम बताओ। बायोमैग्निफिकेशन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं और इसके अलावा बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बायो एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन तो बायो मैग्निफिकेशन बोल रहे या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोले या बायो एम्प्लीफिकेशन बोले, बात एक ही है। इसके अंदर कंसंट्रेशन लेवल किसका बढ़ जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, जिसका एग्जांपल क्या है? DDT। और दूसरा क्या है? हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स भी बोल सकते हैं, हैवी मेटल्स। और हैवी मेटल जैसे कि कौन सा होता है? मरकरी हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, और क्या हो गया सकता है? कैडमियम। तो ये सब जो कौन से होते हैं? हैवी मेटल होते हैं, जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल मतलब आसानी से डिसॉल्व या टूट नहीं पाते हैं, किसमें? छोटे छोटे कंपोनेंट में। और ये ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर भी वो डिसॉल्व नहीं होगा, फिर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेगा, उसके अंदर ये बढ़ता चला जाएगा। तो टॉप कंज्यूमर में जाते जाते इसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये बता दो जल्दी जल्दी, फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑलवेज कौन सी होगी? यूनिडायरेक्शनल ही होगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम क्या होगा? हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? डिटर्जेंट PVC, ये हो गया सही। और इसके अंदर ग्रास तो होगा नहीं, तो ये होगा, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वुड क्या है? लकड़ी है, वो भी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और इसके अंदर क्या चीज डिसॉल्व हो जाएगी? ग्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? किस चीज की कमी होती चली जाएगी? एनर्जी का लेवल हमेशा क्या होगा? कम होता चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बताओ। ये तो ठीक है, प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ऐसे ही अगर सीड का भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कौन सी एनर्जी है? वो केमिकल एनर्जी। तो ये भी ठीक है। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये भी ठीक। कौन सा हो बताओ? बी या सी? आंसर क्या होगा? सी होगा, मतलब ये ही क्या है? रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन? कौन सा नहीं है फूड चेन का? एक दूसरे से रिलेट करना है। कौन सा नहीं है? मतलब आगे पीछे हो सकता है, कोई वो नहीं है।
सी मतलब सेकंड और थर्ड। तो ग्रास हॉपर यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है जब यहाँ फिश पे आ गया, तो ये ठीक है। वुल्फ, ग्रास, स्नेक और टाइगर। तो कौन सा मतलब रिलेट नहीं कर रहा है ये बताओ, आंसर क्या होगा बस। सी मतलब सेकंड और थर्ड, ठीक है। बाकी सब क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड, किसको करेगा? तो 3 लेवल होते हैं ना, जो कि मान लो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, या हम इस टाइप से कर दें, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 2, ये 3, ये 4 और ये, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई हमेशा किसको ऑक्युपाई करेगा, सेकंड को ही तो करेगा। तो सेकंड कौन सा होगा, सेकंड लेवल कौन सा होगा, हर्बीवोर्स का ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हर्बीवोर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कार्निवोर्स आएगा। तो हमेशा थर्ड वाला किसको कंज्यूम करेगा, हर्बीवोर्स को करेगा। अगर सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाला किसको कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर को करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स, ठीक है। ये बताओ इकोसिस्टम इंक्लूड क्या करता है, आसान है ये, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो नहीं करेगा, नॉन लिविंग को भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कितने हैं टोटल, 3। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी है, 5 किलो जूल है। मतलब ये क्या है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है, ये है ना चौथा, 3 2 और 1। तो चौथे पे कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 50, यहाँ पे 500 और यहाँ पे कितनी होगी, 5000 होगी, ठीक है। सही है ना। इसके अलावा अभी बताया था लास्ट में, एक्युमुलेशन का मतलब होता है, क्या होता है एक्युमुलेशन का मतलब, एक जगह जो इकट्ठा हो जाए, ये कलेक्शन हो जाए। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तीनों नाम से भी जान सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मेनली कौन करता है, CFC कार्बन कंपाउंड करते हैं ना। तो कौन सा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CFCs बोलते हैं। और CFCs क्या है, एक तरह का कूलिंग एजेंट था, जिसको अब क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो फ्रिज के अंदर जो कूलिंग एजेंट है अब दूसरे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ये बताओ क्या हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताओ, ये नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता तो क्या हो जाता, हर्बीवोर्स हो जाता, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो रेडिएंट एनर्जी करता है, वो कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर ही होते हैं। और ये कितने % एनर्जी का यूज करते हैं, लाइट का सिर्फ 1% एनर्जी को ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल से अगर दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है तो कौन सा होगा, वो केमिकल एनर्जी होगा, ठीक है। लाइट एनर्जी होगा नहीं, हीट एनर्जी नहीं होगा। हीट एनर्जी क्या हो जाती है, सिर्फ डिसॉल्व हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ बोलते हैं। कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिर्फ 10% हो रही है, बाकी का 90% यूटिलाइज हो जाएगी इसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर या दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, फूड चेन सही कौन सा है इसमें, बी है, सामने दिख रहा है बस।
और भी यार पता नहीं कितने जार लगे हैं। ये बताओ जल्दी। इफ अ नॉन डिग्रेडेबल एंड फैट सॉल्युबल पॉल्यूटेंट सच एज DDT, तो कौन सा होगा? अगर नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, जैसे हमने बताया बायोमैग्निफिकेशन में, उसका एग्जांपल क्या होता है? DDT होता है। वो चेन को पॉल्यूटेंट कर रहा है तो क्या होगा? डिक्रीज तो करेगा नहीं ट्रॉफिक लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा? वो बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। और डिग्रेड द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कम नहीं होगा। तो मैग्नीफाइज क्या करेगा? कंसंट्रेशन, मतलब मैग्नीफाइज मतलब इंक्रीज होता चला जाएगा हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। अब और है क्या? कितने हैं यार? लास्ट है, लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? तो टॉप ट्रॉफिक लेवल या प्रीडेटर मोस्ट हार्म करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रॉफिक लेवल जो टॉप वाला होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा? हार्म करेगा, ठीक है। अब अगर डायग्राम की बात करें, अगर किसी का कुछ पूछना है पीछे से पूछ लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर में से। डायग्राम न्यूरॉन्स का हमेशा आता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है तो उसमें लेबल करने के लिए आएगा, लेबल करने के लिए, ठीक है। तो अगर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, अगर ग्लैंड बताओ, मतलब सबसे ऊपर जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? अगर टॉप पे ग्लैंड बात करें, ऊपर से नीचे तक आएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? कौन से? हाइपोथैलेमस ब्रेन का किसका पार्ट है? कौन से ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन का है। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कौन सा प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और इसके पीछे कौन सा होगा? पीनियल ग्लैंड होगा। अगर हम नेक के अंदर नीचे बात कर रहे हैं, नेक में कौन सा होगा? थाइमस। थाइमस होगा, थायराइड होगा, थायराइड होगा। और थायराइड के जस्ट पीछे कौन सा होगा? पैराथायराइड होगा। फिर हमारे हार्ट के पास कौन सा होता है? थाइमस होता है। फिर उसके जस्ट नीचे और आएंगे तो कौन सा होता है? पैनक्रियास होता है। और पैनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? कंसंट्रेशन लेवल को कम करेगा, मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। और बढ़ाएगा कौन? बढ़ाता कौन है ग्लूकोज का लेवल? ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ग्लूकागॉन बढ़ाएगा और इंसुलिन क्या करेगा? कम करेगा। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो किडनी के जस्ट ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एड्रीनलिन करता है। और ये किस में यूज होता है? इमरजेंसी में यूज होता है। उसके अलावा जस्ट नीचे कौन से होते हैं? फिर गोनैड होते हैं, जिसको हम टेस्टिस और ओवरी बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं आता उतना, न्यूरॉन का लेकिन हमेशा आता है, ठीक है। अगर कोई डायग्राम में या कुछ अभी पूछना है तो पूछ लो, कोई सा डायग्राम और कुछ। ये वाला मतलब 1-2 नंबर में ही ज़्यादातर आता है, ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादातर मेन जो है वो कौन सा है? पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर सारे डायग्राम ही पहले और दूसरे चैप्टर में है, उसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है लास्ट में देखा जाए तो। क्योंकि न्यूरॉन भी उसमें ही है, नेफ्रॉन भी उसमें ही है, और हार्ट भी उसमें ही है। और कौन सा है मेन? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हार्ट। किडनी का नहीं आता है, किडनी का नहीं आएगा। किडनी का सिर्फ वो पाथवे बना देंगे। तो पाथवे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे किडनी होगा तो फिर किडनी दोनों कनेक्टेड होते हैं, फिर यहाँ पे इस टाइप का। तो ये डायग्राम नहीं आता है। सिंपल ज्यादा डायग्राम आता है किसका? हार्ट का। हार्ट का पूछ लेता है बनाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का है। बाहर वाली लाइनिंग को क्या बोलते हैं? इसको हार्ट जो है वो कौन सी मसल्स से मिलकर बना हुआ है? कार्डियक मसल्स, ठीक है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? जो कवरिंग होती है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम, ठीक है। और बीच वाले को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। इसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होंगे, चार ही वॉल्व प्रेजेंट होंगे। तो राइट साइड में कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? राइट साइड में यहाँ पे कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होंगे? अगर यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो वॉल्व कौन सा प्रेजेंट होगा? बताओ। ये कौन सा साइड है? राइट। और ये कौन सा है? लेफ्ट। सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है?
कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा बड़ा होता है? हार्ट का कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा थिकनेस, मतलब थिकनेस भी सबसे ज्यादा होती है, और उसका कौन सा होगा? ये कौन सा कहलाता है? राइट एट्रियम। और ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा आता है? राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही सबसे ज्यादा क्या होता है? बड़ा भी चैम्बर भी होता है, और इसकी थिकनेस भी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा ब्लड को भी क्या करता है? ये कैरी करता है। और यहीं से ही सबसे बड़ी क्या निकलती है? आर्टरीज निकलती है। उसका क्या नाम है? एओर्टा। ठीक है। और जब एंटर करता है ब्लड, किसके थ्रू एंटर करता है? कौन से? वेना कावा। और वेना कावा भी कितनी होती है? 2 होती है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब अपर बॉडी से जो भी खून इकट्ठा हो रहा है वो इंफीरियर, वो सुपीरियर से, और इंफीरियर मतलब लोअर बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड कलेक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। और सबसे पतली वेसल्स कौन सी होती है? ब्लड वेसल्स में सबसे पतली वेसल कौन सी होगी? कैपिलरी होती है। वो ज्यादातर ऑर्गन्स के अंदर ही पाया जाता है। और ब्लड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो होता है? ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो होता है या नहीं होता है? हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है सारी चीजें किस में मिली होती है? ब्लड के अंदर। अगर वो ब्लड का फ्लो वहां पे होगा तो सारे वेस्ट सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस भी हमारे दिमाग में आ सकते हैं। और वो क्या है? एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक है। और कुछ पीछे का पूछना है पूछ लो, फिर टाइम तो हो ही गया अब। करेंट बस, आसान भी होगी। चलो ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना खत्म करते हैं क्लास को।